हेलो फ्रेंड्स, नमो बुद्धाय, जय भीम, संगं नमामि। मैं समर डॉक्टर जेपी सिंह अम्बेडकर और समर दस्तक में आप सभी साथियों का स्वागत है। हमारे आज चर्चा में शामिल हैं हमारे समर खटके सर महाराष्ट्र से, और समर अतंद्र कुमार सर फर्रुखाबाद से, और समर सुयेशन सर गाजियाबाद से उपस्थित है। आप सभी साथियों का स्वागत है सर समर दस्तक में। जी सर। संगम नमामि जय भीम नमोदय। जी सर। जैसा कि आज का जो चर्चा का विषय है, कुछ हम जो समलों की भूमि को लेकर और 2 अक्टूबर कार्यक्रम को लेकर चर्चा में हम लगातार बने हैं, ये कर रहे हैं। इसी क्रम में हम आज चर्चा करेंगे। तो हम ये चाहेंगे सर कि सबसे पहले हमारा जो साथियों का, दर्शकों के काफी क्वेरीज आ रही हैं कि अक्सर समण संघ जो है वो दीक्षा भूमि को समलों की भूमि कहता है। तो हम जानना चाहेंगे कि समण संघ जो है समलों की दीक्षा भूमि को समलों की भूमि क्यों कहता है, किस आधार पर कहता है, क्या उसका पीछे लॉजिक है। तो उसको जानना चाहेंगे। सबसे पहले हम इसमें लेंगे रमेश खटके सर को। रमेश खटके सर आए प्लीज, और हमारे जी दर्शकों को सर। बताएं। सबसे पहले आपके चैनल को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमें यहाँ पर चर्चा के लिए बुलाया। और सभी हमारे साथी जो है उनको भी मैं संगम नमामि बोलता हूँ, जय भीम नमोदय। आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है सर, कि ये दीक्षा भूमि को समलों की दीक्षा भूमि कहा क्यों कहा जाता है। बात ऐसी है कि हमारे समलों का जो इतिहास है ना, वो पुराने समय में जो दीक्षा दी जाती थी उसको पाली में दीक्षा कहा जाता है। दीक्षा। तो ये 14 अक्टूबर 1956 में बाबा साहब ने सारे समूह को, मतलब एससी एसटी और ओबीसी को, ओबीसी के लोगों को दीक्षा दी थी। तो इसका मतलब ये हो गया दीक्षा भूमि, दीक्षा भूमि। लेकिन किसको दी थी दीक्षा? दीक्षा उन्होंने, तो वो दीक्षा दी थी सम लोग को। समर लोग को तो आज के एससी एसटी ओबीसी। तो इसका रेफरेंस कहाँ है? तो इसका रेफरेंस धम्मपद में है। इसका रेफरेंस आठानाटी सूत्र में है, ब्रह्मजाल सूत्र में है। और बाबा साहब का ग्रंथ है, वो रेवोल्यूशन और काउंटर रेवोल्यूशन में है, कि जो लोग इतिहास अपना जानेंगे उनको समझना चाहिए कि भारत का इतिहास वमन और समन संस्कृति के संघर्ष का इतिहास है। वमन यानी ब्राह्मण। तो अगर बाबा साहब सारे समनों को दीक्षा देते हैं 14 अक्टूबर 1956 में, तो भूमि किसकी होगी? समनों की दीक्षा भूमि होगी ना। पाली में इसको दीक्षा कहते हैं। तो ये भूमि है, इसलिए समनों की दीक्षा भूमि। इस पे वमनों का कोई अधिकार नहीं है सर, इसीलिए दीक्षा भूमि समनों की। ठीक है सर, इसी में हम अतंद्र सर को ले लेते हैं। अतंद्र सर, आपसे भी जानना चाहेंगे कि जो समर संघ है, ये जो धम्म दीक्षा भूमि है नागपुर की, उसको समलोक भूमि क्यों कहते हैं सर? इसके पीछे क्या उनका लॉजिक है सर, प्लीज। बिल्कुल सर। अभी जो पहले बात आपको धन्यवाद करते हैं, आपको चैनल को धन्यवाद करते हैं। और ये कि जो भी नागपुर से जो हमारे रमण रमेश कटके सर बोल रहे थे, वो बिल्कुल सही कह रहे थे कि जो समणों की भूमि है, इसलिए उसको समणों की दीक्षा भूमि कहते हैं, क्योंकि ये समण की है। बाकी कोई यहाँ पर तो किसी दूसरे जैसे ब्राह्मण होते हैं, उनकी तो कोई भूमि है नहीं है। इनकी तो देश में कोई भूमि नहीं है, इन्होंने तो सिर्फ इधर उधर से कब्जा कर लिया है, जबरदस्ती बैठ गए आके अपने अपने बनाकर। तो ये यही नहीं, अ, जो हमारा ये कहें कि सवर्ण दीक्षा भूमि है, अन्य जगह भी जितनी भूमि है वो भी सब सवर्णों की है। और ये सवर्णों के इतने, क्योंकि हम तो पूरे देश में घूम घूम के देखा है कि जितने भी जगह हैं, जितने भी तीर्थ स्थल हैं, जितने भी ऐसे स्थान हैं जहाँ पर हमारा कुछ मिलता हुआ है, तो ये पूरी धरती ये बुद्ध भूमि है। तो इसलिए इसको समणों का ही दीक्षा भूमि बोलते हैं, ये समणों का ही दीक्षा है पूरा। जी सर। जी सर, जी सर। समर सुयेशन सर, प्लीज आप इसको इस पर अपना वक्तव्य दें कि जो दीक्षा भूमि है उसको समलोक भूमि क्यों कहा जाता है समर सिंह के द्वारा। सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत साधुवाद, और पैनल में सभी उपस्थित महानुभावों को संगम नमामि। सर। जैसा कि मेरे से पूर्व पैनलिस्ट ने बताया कि यही नहीं, ये देश ही नहीं, इस देश के आसपास में जितने चार पांच कंट्री हैं वो सारी की सारी समनों की है। और पूरे देश में जगह ही नहीं, जितने भी संसाधन है वो सारे समनों के हैं। अब इस बात को ऐसे समझा जाता है कि सुरेश नाम के आदमी को सुरेश नगे ही कह के पुकारेंगे, रमेश को रमेश ही कह के पुकारेंगे, और अखिलेश को अखिलेश ही कह के पुकारेंगे।
तो जब समणों की भूमि है तो उसको समण भूमि ही पुकारेंगे ना सर। इसमें विरोधाभास कुछ नहीं है। ये थोड़ा सा हम समझने में देर किए इसलिए लोगों को थोड़ा सा अजीब सा लगता है। लेकिन यही देश नहीं, देश के सारे संसाधन, दीक्षा भूमि ही नहीं, पूरे देश के संपूर्ण संसाधन समनों के थे, समनों के हैं और समनों के रहेंगे। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। बहुत बहुत साधुवाद सर। जी सर, बहुत बहुत साधुवाद सर। युगन कुमार सर, आपसे भी जानना चाहेंगे कि जो धर्म दीक्षा भूमि है उसको समलों की भूमि को कहा जाता है सर? उस पर अपना वक्तव्य दें प्लीज। देखिए सर, सबसे पहले सभी को संगनवामी, और मैं आपके चैनल को बधाई देता हूं कि ये जो प्रश्न है बहुत अहम है। दरअसल में क्या है, बाबा साहब ने संविधान में संवैधानिक रूप से चार बड़े शेड्यूल दिए: SC ST OBC और कन्वर्टेड माइनॉरिटी। SC ST OBC और कन्वर्टेड माइनॉरिटी, इसमें अलग अलग जातियां उपजातियां हैं जिनको इन सारे शेड्यूल में उन्होंने जो है पिरोया। और वो इसलिए पिरोया क्योंकि हमारा जो ये समण समाज है जातियों में टूट चुका था, और जातियों में टूटने के बाद इतने सारे भेद पैदा हो गए कि हम आपस में लड़ने भिड़ने लगे। और जो है हम बहुत सारे हमारे टुकड़े हो गए। लेकिन इससे पहले इससे पहले अगर हम प्राचीन इतिहास की बात करें, जब कोई जाति नहीं थी, जब कोई इस तरह का कोई अलग अलग धर्म और पंथ नहीं थे, तो केवल और केवल यहाँ समान विचारधारा के लोग रहते थे, जी जी। जिनको हमारे बहुत सारे ऐसे एविडेंस हैं। जैसे कि जो इंडिका बुक है मैगस्थनीज की, उसमें समण और बमण का वर्णन है। जो समण है वो समता समानता के रूप में रहने वाले यहाँ के लोग, जो लोग यहाँ पर रहते थे उनको समण बताया। और और जो लोग ये हैं, क्या नाम जी, जो बाबा साहब का, ये भगवान बुद्ध का जो वो है आपका धम्म का जो है, उसमें भी कई सारे उसमें दिया गया है कि भाई समण और बमण। बाबा साहब की क्रांति प्रतिक्रांति जो बुक है, उसमें भी समणा बमना का वो दिया है। तो ये कई सारे एविडेंस हैं कि हम समण थे, जिनका आज हम विकृत रूप देखते हैं, संस्कारित रूप देखते हैं, जिसको हम बोलते हैं श्रमण। यही श्रमण जो है समण थे। जी सर, जी जी। उन्हीं उन्हीं समणों को जातियों में बांटा गया, जिनको बाबा साहब ने SC ST OBC कन्वर्टेड माइनॉरिटी में संवैधानिक रूप से चार शेड्यूल दिए। ये जो दीक्षा भूमि है, ये जो हम चार शेड्यूल हैं आज की डेट में, अगर हम वर्तमान की स्थिति में देखते हैं, तो यही चारों शेड्यूल जो हैं SC ST OBC कन्वर्टेड माइनॉरिटी, हम सबकी ये दीक्षा भूमि है। और हम सब समण हैं। जो हमारी मूल पहचान है, हमारी जो पौराणिक पहचान है, वो है समण। जी सर, जी। उसी उसी पहचान के तहत ये दीक्षा भूमि सभी समणों की है। ठीक इसके है। अलावा इसमें कोई और नहीं आता सर। ओके युगन सर, जी फिर सर। अभी आपको और बुलाएंगे। अभी हमारे इस पे धन्यवाद। अनिता राज बहन जी जुड़ चुकी हैं, तो हम अनिता राज बहन जी से भी चाहेंगे कि अनिता राज बहन जी थोड़ा सा बताइए कि ये जो धम्म दीक्षा भूमि है, इसको समलों की भूमि क्यों कहा जाता है समर संघ के द्वारा? थोड़ा उस पर आप अपना प्रकाश डालिए। जी सर, जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी बहन जी। सर, जब हम भारत के मूल निवासी हैं, यहाँ के रहने वाले हैं, तो यहाँ के हर चीज पे समणों का अधिकार है, समणों का हक है। और जो भी यहाँ की जो दीक्षा भूमि है या बोध गया है, या जितने भी हमारे धार्मिक स्थल हैं, जितने भी हमारे समणीय धाम हैं, वो सब समणों के हैं। वो सब समण, जैसा कि सर ने बताया अभी, जो SC ST OBC कन्वर्टेड माइनॉरिटी हैं, वो यहाँ के मूल निवासी हैं, यहाँ के रहने वाले हैं। तो संस्कृति भी हमारी, सभ्यता भी हमारी, स्थल भी हमारे, धार्मिक स्थल भी हमारे, भवन भी हमारे, सब हमारे हैं। जी इसलिए अधिकार सिर्फ और सिर्फ समणों का है उस पर। जी बहन जी। अच्छा कटके सर, हम ये बताइए कि जैसे कि अभी सभी साथियों से बात हुई, लगभग सभी ने बताया कि चूंकि वो समड़ों का ही स्थल है, तो अगर समड़ों का ही स्थल था तो अभी तक उस पर समड़ों का स्थापित तक क्यों नहीं हो पाया अभी तक उसको? मतलब समर संघ के अलावा बाकी लोग उसको इसको उसने स्टेशन नहीं जानते कि वो समड़ों की भूमि है, तो अभी तक ऐसा क्यों नहीं हो पाया? जी सर, जैसा कि महासमंत तथागत ने कहा है कि अविद्या जो होती है ना, अज्ञान, ये जी अज्ञान सारे प्रॉब्लम की जड़ होती है। हमको भी पता ही नहीं है,
हमको लगभग 70 साल हो रहे हैं कि बाबा साहब ने सीधा ग्रंथों में लिखा है, तथागत बुद्ध के धम्मपद में है, मैंने कई सूत्रों का उल्लेख किया इसमें भी है। ये सारा कुछ होने के बाद भी हम लोगों को पता नहीं, क्योंकि हम इकट्ठा नहीं है। इकट्ठा नहीं इसलिए क्या है, मैं अकेला पढ़ता हूँ अपने क्षेत्र में, अकेला एक स्टार बनना चाहता हूँ। तो ये मेरी बात आपको पता नहीं, आपकी बात मेरी पता मुझे पता नहीं। ये बात एक दूसरे की जब पता चल जाएगी तो सीधा अर्थ हमको पता चलेगा कि ये संस्कृति क्या है, ये समृद्धि जो हो रही है हमारी, ये किस वजह से होती है। तो इसीलिए सब हमको अंडरस्टैंडिंग रखनी पड़ेगी। जब अंडरस्टैंडिंग रखेंगे, हमारे एक बीच के साथ संवाद शुरू हो जाएंगे, तो ये सवाल का जवाब अपने आप आ जाएगा सब। सर अभी तक जितने भी संगठन हैं सबके सब ये जो बहुजन समाज के हम लोग के संगठन है, सभी समाज को इकट्ठा करने की बात करते हैं, इकट्ठा करते हैं, लेकिन आज तक भी ये समण समाज या बहुजन समाज जो है वो इकट्ठा नहीं हो पाया। तो आखिर इसके पीछे क्या लॉजिक है, कट के सर? इसके पीछे एक ही लॉजिक है सर, हम नाम के वास्ते समन हो गए, हम नाम के वास्ते बाबा साहब और बुद्ध के मार्ग पर आ गए। लेकिन पुराने हमारे जो मन के विकार है ना, पद पैसा प्रतिष्ठा मंच माला अहंकार, ये हमारे अभी तक छूटे नहीं है। क्योंकि हमने समनों की थ्योरी को, समनों के धम्म को, समने धम्म को पूर्ण तरीके से सीखा ही नहीं है। जी। इसीलिए हम उसी में नाम के वास्ते हमनों का ही हमारे मुंह के ऊपर आक्रमण होता है। भले ही हमने हजारों संगठन तैयार किए, लेकिन हमारा आचरण वो पुरानी वजह से। अगर हम लोग समनों के कल्चर में आचरण शुरू कर देंगे, तो सारे संगठन जो है वो इकट्ठा आ सकते हैं समनों की थ्योरी में, तब जाके आगे का सारा कुछ हो जाएगा सर। ठीक है, कट के सर अभी आते हैं आपके पास। अभी हम अतुल सर को ले लेते हैं। अतुल सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये संगठन अभी तक सभी जुड़ने की बात करते हैं, इकट्ठा होने की बात करते हैं, लेकिन अभी तक संगठन कहीं किसी प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा हुआ दिखाई नहीं देते। समर संघ जरूर बात करता है। तो ये सर कहाँ तक क्यों नहीं हो पाया अभी तक इकट्ठा, और संघ कैसे इकट्ठा कर सकता है इसको, सभी समूहों को? जी सर, बिल्कुल आपकी बात सही है कि ये संगठन इकट्ठे क्यों नहीं हो पा रहे हैं। अगर ये संगठन इकट्ठे हो जाते तो ये संघ बन जाता है। सीधा सीधा है। अब वो इकट्ठे नहीं हो, इसलिए संगठन है, इसलिए अलग अलग हैं, दिशाएं अलग अलग। भले ही काम एक ही हो, काम एक दिशा में कर रहे हो, लेकिन काम उनके जो है वो सिस्टमेटिक नहीं है। क्या है कि मैं एक कहानी सुनाता हूँ। इसी में एक बार क्या हुआ, एक संगठन गया कुछ काम लेकर डीएम के पास। जिलाधिकारी महोदय ने उस काम को हाँ कर दिया कि मैं इस काम को कर दूंगा। एक बहुत महत्वपूर्ण था कि एक गांव का पूरा निर्माण होना था। तो उसने कहा कि हाँ मैं कर दूंगा। लेकिन क्या हुआ कि जैसे ही वो निकल भी नहीं पाया, तब तक दूसरा संगठन वहां पहुंच गया और उसने कहा कि इस काम के लिए जो आप करने जा रहे हो, ये मुझे इसका श्रेय मिलना चाहिए। अब डीएम को ये बात समझ में आ गई कि ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं, मतलब एक गांव के ही दो संगठन आपस में लड़ रहे हैं। उसने कहा कि ठीक है, ये मतलब बिल्कुल हस्ताक्षर कर चुका था उस लेटर पे और डिस्पैच होने जा रहा था, और उसने उस लेटर को हटा दिया और अपने हस्ताक्षर को मतलब काट दिया। और उसने कहा कि ठीक है आगे करते हैं। वो काम हो ही नहीं पाया। संगठन की कल्पनाएं इसी बात पे निर्भर कर रही हैं कि एक संगठन जाता है अपने लाभ के लिए, और अपने लाभ के लिए मात्र। उसमें भी जो अध्यक्ष, महामंत्री, कोषाध्यक्ष, संयुक्त मंत्री या अन्य पद होते हैं, ऐसे पदाधिकारी, वो अपने ही स्वार्थ के लिए काम कर रहे हैं। अब उस गांव का विकास जो कि तुरंत होने वाला था वो रुक गया, क्योंकि दो आपस में लड़ गए। जी। इसी तरीके से जो 29 लाख संगठन हैं जो हमारे देश में, और जो 4 लाख एक्टिव संगठन हैं, वो आपस में लड़ते हैं। आपने जब भी देखा होगा किसी भी मंच से या वीडियो आती रहती हैं, उसमें आपने देखा होगा कि एक संगठन दूसरे संगठन की बुराई करता रहता है हमेशा। क्यों? क्यों भैया नीचा दिखाते हो? काम एक ही है। तो वो नीचा क्यों हो गया, ये ऊंचा ऊंचा क्यों हो गया? उसके साथ लोग कम हैं इसलिए, या ज्यादा हैं लोग? अगर वो दोनों इकट्ठे आ जाएं तो आपका काम हो जाएगा। अगर ये 4 लाख संगठन इकट्ठे हो जाएं तो आप समझ लो 120 करोड़ लोग इकट्ठे हो जाएंगे। लेकिन ठीक है मुझे सर। इकट्ठा होना ही नहीं है, संगठन कहते हैं। जी जी। संघ की कल्पना क्या है? एक मिनट सर, एक मिनट लेंगे। संघ की कल्पना क्या है कि 120 लोगों को एक साथ लाना, और हर जो
जो उनको लाभ मिलने वाला है सबको मुहैया होना है। अभी सर ये बात करेंगे। जी सर। ठीक है अतन सर, अभी फिर आते हैं आपके बीच में। हमारे समर सुजैशन सर से हम जानना चाहेंगे कि सर आप कृपया इसमें स्पष्ट करें कि संगठन अभी तक इकट्ठा होने की बात करते हैं लेकिन इकट्ठा नहीं हो पाए, ये ऐसा सर, जहां तक मैं समझता हूँ, मेरे को एक बात समझ में नहीं आती है कि लोग अपने आप को बुद्धिजीवी बोलते हैं और बुद्धिहीनता की बात करते हैं। जिससे हम जिसकी अनुमति से कोई चीज बनाते हैं, तो हम तो उसके लिए याचक हो गए ना। संगठनों को ये समझ में नहीं आता है कि जिसके रहमो करम पे आपका निर्माण हुआ, जो आपको अनुमति दिया, आप सिर्फ उससे मांग सकते हैं और मांगने वाला भिखारी होता है। तो आपको सफलता कैसे मिल सकती है? और दूसरी बात, आप जितने भी संगठन है वो ढोंग रिश्ते हम समाज को जोड़ रहे हैं। अरे भाई, तुम पहले खुद तो जुड़ लो। ये तो वही हुई, औरों को सुध बुध दे, अपनी खाट भीतर ले। ये बात कुछ समझ में नहीं आती है, क्योंकि मैं थोड़ा देहाती आदमी हूँ। मैं थोड़ा, आपत्ति ना हो तो मैं थोड़ा देहाती में बात करूंगा। कोई नहीं सर, आप बात तो करिए। ये वही है। देखिए, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, पेड़ बोए बबूल के तो आम कहाँ से खाए। अब आप समाज को जोड़ने की बात करते हैं, और समाज अंधा नहीं है, समाज बहरा नहीं है, ये सब सुनता है, सब देखता है, और देख रहा है, बड़े लंबे टाइम से देख रहा है कि आप 29 लाख की क्या जरूरत थी। एक समाज के लिए काम करने के लिए एक संस्था क्यों नहीं? ये सवाल अब जनता जाग गई है और ये पूछ रही है। इसलिए संगठनों की हालत खराब है, और संगठन के नाम से ही स्पष्ट है। जो संग रह के जिनमें ठनती है वो होते हैं संगठन, और इसलिए टूटाव होता है। जहां आपस में टकराव होता है वो टूटते हैं। तो जो खुद ही टूटने की टेंडेंसी है, वो पब्लिक के लिए कैसे जोड़ सकती है? ये पब्लिक समझ गई है। संघ इसके 180 डिग्री अपोजिट है। सर वो स्वतंत्र वो है, प्रणाली प्रक्रिया है, और वो किसी के दबाव में नहीं रहता है। हमको सिर्फ इकट्ठा होना है, हमको याचना करने की जरूरत नहीं है। हम इस देश में शासक रहे हैं, हमारे बुजुर्ग। अब जैसे पहले जो आपने चर्चा की है, संसाधन, इस देश में जितने भी हैं, जो अपनी दुकानें चला रहे हैं, उनकी गहराई में जाइए। मैं वो शब्द बोलना नहीं चाहता हूँ। वो सारे चद्दर उठा के देखेंगे तो वो सारा समन का ही मिलेगा इतिहास। ये चीजों को छुपाया जा रहा है, उसके पीछे एक ही कारण है कि लोग जानते हैं कि ये समाज है वो आपस में टूटा हुआ है। ठीक हमको अति शीघ्र जुड़ना पड़ेगा। जी, संगम ठीक है नवाब। सर, फिर आते हैं आपके बीच में। हम युगन सर कुमार को लेंगे, युगन कुमार सर को लेंगे। युगन कुमार सर, आपसे भी जानना चाहेंगे कि ये आखिर क्यों इकट्ठा नहीं हो पाए संगठन, और संघ कैसे इनको इकट्ठा कर सकता है। युगन कुमार सर, अपने माइक को अनम्यूट करना चाहिए युगन कुमार सर। जी सर, ये आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। जी असल में क्या है, अगर दो फल हैं, एक नाशपाती है और एक सेब है, और दोनों का छिलका मैं उतार करके आपके सामने रखता हूँ, तो आप बताइए उनमें कैसे पहचानो कि भाई इनमें कौन सा सेब है कौन सा नाशपाती है? क्या पहचान सकेंगे? बिल्कुल नहीं पहचान सकेंगे, क्योंकि दोनों का बनावट, उनकी आकार एक ही है। जी इसी तरह से जब पहचान खत्म हो जाती है ना किसी की, तो पहचान खत्म होने के बाद में वो अपना मूल जो है सब भूल जाता है। जैसे कि हमारे देश के जितने भी समन हैं, जिनकी बात हम SC ST OBC कन्वर्टेड माइनॉरिटी में करते हैं, ये अपनी पहचान भूले हुए हैं। और समन संघ इनको वो प्राचीन जो इनकी पहचान है उसको देने का काम कर रहा है, उसको बताने का काम कर रहा है कि भाई आपकी मूल पहचान ये है। आप शेड्यूल्ड कास्ट में जितनी भी जातियां हैं या जातियों की आप बात करते हो, या शेड्यूल ट्राइब में जितनी भी जातियां उसकी बात करते हो, OBC में जितनी उसकी बात करते हो, कन्वर्टेड माइनॉरिटी में उसकी बात करते हो, तो ये चीज जो है बिल्कुल भी पछती नहीं है, क्योंकि आपने जो इतने सारे संगठन अपने अपने जातियों के उसके बना लिए हैं, उससे काम बनने वाला नहीं है। जबकि हमारी जो मूल पहचान है वो है समान। जिस दिन ये लोग अपनी पहचान को जान जाएंगे, अपनी उस मूल पहचान को पहचान जाएंगे, तो ये सारे लोग जो है एक छाते के नीचे समर्थन संघ में आ जाएंगे। और वो काम जल्दी होने वाला है, समर्थन संघ बहुत जल्दी करने वाला है। तो जिस दिन ये इस एक पहचान के तहत इकट्ठा हो गए, उस दिन सब कुछ हमारा ही होगा। लेकिन इनको ये सब जो है छोड़ना पड़ेगा, जो संगठन वाला काम है और जो आपस में बटे हुए हैं सर। जी सर। ठीक है युगन सर, अभी फिर आते हैं आपके पास। हम हमारे बीच में अनिता बहन जी भी जुड़ी हैं, तो हम उनसे जानना चाहेंगे अनिता बहन जी कि आप भी थोड़ा इसमें स्पष्ट करें कि संगठनों ने हमेशा इकट्ठा और जुड़ने की बात की है लेकिन अभी तक इकट्ठा नहीं हो पाए।
तो इकट्ठा क्यों नहीं हो पाए और संघ इसको कैसे इकट्ठा कर सकता है? जी सर। सर बात ये है कि जितने भी संगठन बने हुए हैं, अगर वही इकट्ठा हो जाए तो वही संघ है। जी। लेकिन है क्या, ये आपस में ही लड़ते रहते हैं। आप देखिए, इतने सालों से कितने संगठन है ना हमारे, 29 लाख संगठन है हमारे, जिसमें से बताते हैं कि 4 लाख तो रजिस्टर्ड हैं। लेकिन सभी संगठन जो है काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। कोई आरक्षण बचा रहा है, कोई ईवीएम बचा रहा है, कोई संविधान बचा रहा है, कोई बेरोजगारी बचा रहा है, कोई जाति बचा रहा है, कोई धम्म बचा रहा है, कोई शिक्षा बचा रहा है, कोई गरीबी बचा रहा है। तो क्या बचा कुछ? इतने सालों से इतने संगठन काम कर रहे हैं तो कुछ बचा? कुछ नहीं बचा। ना शिक्षा बची है, ना स्वास्थ्य बचा है, ना गरीबी बची है, ना आरक्षण बचा है, ना संविधान बचा है। कुछ नहीं बचा है। सब एक एक करके धीरे धीरे सब जा रहा है। तो ये जो संगठन है ये मात्र अपनी रोटियां सेकते हैं। अगर ऐसा होता तो हमें यहाँ इकट्ठा होने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अगर ये लोग आपस में नहीं लड़ते, क्या जरूरत थी इतने सारे संगठनों की? अगर एक ही संगठन ये सारे काम कर लेता और वो ये कहता कि भाई सब चलो हम लोग इकट्ठा होकर ये काम करते हैं, तो ये सब लोग केवल केवल मैं, मेरा, अहम, ये मेरा संगठन, और उसमें कुछ लोग होते हैं जो उसके पदाधिकारी बनकर बैठ जाते हैं। 4-5 लोग होते हैं, वो उसको वहाँ अधिकार लेके बैठ जाते हैं। बाकी उनका कुछ काम नहीं रहता। आप देखो, 14 अप्रैल को इतने लोग बाबा साहब के नाम पर चंदा इकट्ठा करने आ जाते हैं। लेकिन क्या वो सब लोग बाबा साहब की बात मानते हैं? उनका एकमात्र उद्देश्य होता है पैसा इकट्ठा करना। लेकिन समर संघ, अब ये जो बीमारियां हैं समर संघ ने बिल्कुल खत्म कर दी हैं। समर संघ कोई पैसा इकट्ठा नहीं कर रहा। समर संघ में कोई व्यक्ति नहीं है। यहाँ जितने भी लोग काम कर रहे हैं सब संघ हैं। सब अपने अपने हिस्से का काम कर रहे हैं। तो ठीक। पहली बार ऐसा हो रहा है कि संघ जो है लोगों को इकट्ठा करने का काम कर रहा है, ना कि पैसा पद प्रतिष्ठा यहाँ इकट्ठा हो रही है। जी सर। ठीक है बहन जी, बहुत बहुत साधुवाद। अभी फिर आपसे पास आते हैं। हम रमेश खटके सर से जानना चाहेंगे। रमेश खटके सर, थोड़ा सा ये बताएं कि जो महासमर बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, उनके द्वारा क्या शिक्षा दी गई थी इकट्ठा होने के लिए? खटके सर, आपके माइक को अनम्यूट करें और अपने फोन को सीधा करें प्लीज। हाँ, हाँ, आप सही है, ठीक है आपका सर। माइक सही है, आप बोलिए। यस। हाँ सर, असल में बाबा साहब के पूरे साहित्य में ये जिक्र आता है। मैं बता दूं, 20 जुलाई 1924 को बाबा साहब ने बहिष्कृत हितकार्मिक सभा नाम का एक संस्था बनाई थी। तो उसमें उन्होंने लिखा, उनका जो ब्रीद होता है ना, एम एंड ऑब्जेक्टिव संस्थाओं का, उसमें सीधा लिखा है कि आपको क्या करना है, संगठित होना है, शिक्षित बनना है, संघर्ष करना है, संगठित बनना है। वो इसीलिए बताते हैं कि मैं इसीलिए आपको संगठित बोल रहने के लिए कहूं कि जब तक आप संगठित नहीं हो जाओगे तब तक आपका कोई भविष्य नहीं है। इकट्ठा आना ही आपका भविष्य है। ये हो गया बहिष्कृत हितकार्मिक सभा की बात। बाबा साहब के 4-5 व्याख्यान है जो 1936 का नरे पार्क मुंबई में उन्होंने जो व्याख्यान दिया था, उसमें भी उन्होंने कहा कि जब तक आप लोग संगठित नहीं हो जाओगे आपका भविष्य नहीं है। संविधान बनाते वक्त भी उन्होंने जब आरक्षण दिया था, प्रतिनिधित्व दिया था, तब भी SC ST OBC को कहा था कि आपका एकमात्र भविष्य जो है वो आपके इकट्ठा आने पर ही निर्भर होगा। ऐसे कई रेफरेंसेस दे सकते हैं सर। ये बाबा साहब की अगर जीवनी आप पढ़ेंगे तो जगह जगह पर उन्होंने कहा कि आपको संगठित होना ही पड़ेगा। बहुत सारे रेफरेंसेस। जी सर। जी खटके सर, बहुत बहुत साधुवाद, और बने रहिए। समण अतंद्र कुमार सर, आपसे भी जानना चाहेंगे। समण अतंद्र कुमार सर, आपसे भी जानना चाहेंगे कि जो बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, उनके द्वारा क्या शिक्षाएं दी गई थी समणों को इकट्ठा करने के लिए? जी बिल्कुल सर। जैसे अभी योगेंद्र सर ने बताया था कि इंडिका में मैगस्थनीज ने भी लिखा है इकट्ठा करने की, जो हमारी पुरानी परंपरा थी। आज से अगर कई साल पीछे चले जाएं तो हमारे कबीले इकट्ठा रहा करते थे, हमारे लोग भी इकट्ठा रहते थे, हमारे जितने भी लोग बाहर जाते थे तो इकट्ठे जाते थे। आप बताइए, जो हाट बाजार आज भी लगते हैं वो इकट्ठे होकर लगते हैं ना। एक अकेली दुकान कहीं चलती है? चल ही नहीं पाती है। जहाँ लोग होते हैं वहीं दुकान चल पाती है। ऐसे ही अगर कोई कार्यालय होता है उसमें कई लोग ऑफिस में बैठे होते हैं तभी तो ऑफिस होता है, नहीं तो एक अकेला व्यक्ति कुछ कर नहीं सकता है। तो इसी तरीके से जो बाबा साहब ने
चाहे वो संविधान के जरिए हो, चाहे वो किसी भी किताब के जरिए हो, या कहीं पे भी बात करने के जरिए हो, उन्होंने लोगों को इकट्ठा रहने की ही बात की है। जब संविधान के पन्ने भी आप देखिए इकट्ठे होकर जुड़े हुए हैं, इतनी धाराएं हैं वो भी एक साथ एक दूसरे में जुड़ी हुई हैं। तो ये मेंटेलिटी आज बाबा साहब की नहीं, बुद्ध के जमाने से भी है, उससे पहले के जमाने में है। जब लोग खाना खाते थे, लोग पैदा हुए हैं, तब से ये मेंटेलिटी चली है। एक पुरुष और एक महिला दो ही माने जाते हैं परिवार में, इकट्ठे होते हैं तभी परिवार माना जाता है। तो आप किसी भी ले लो, चाहे चींटी को ले लो, चाहे वो हाथी को ले लो, या जिसको भी ले लो, वो सब इकट्ठे ही रहने की कल्पना देते हैं। और आपको बाबा साहब ने तो पूरी इस पे किताब, हर बात, हर चीज, समूहों को एक साथ रहने की, यहाँ तक कि उन्होंने 6,443 जातियों को सिर्फ 3 चीज में ले आए थे, SC ST OBC, मतलब इकट्ठा कर दिया। अपनी एक वक्तव्य में ही उन्होंने लोगों को इकट्ठा कर दिया। लेकिन लोग समझने का प्रयास ही नहीं कर रहे हैं इकट्ठा होने से होना क्या है। अरे इकट्ठा नहीं होता तो SC ST OBC कम्युनिटी माइनॉरिटी नहीं देते। वो भी कहते हैं कि 6,743 जातियों में आप बने रहते हैं, अलग अलग रहते हैं। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं, उन्होंने आपको 3 वर्ड देकर ये काम कर दिया, इकट्ठा होने की एक बहुत बड़ी संवैधानिक प्रक्रिया कर दी। जी जी सर। जी सर, बहुत बहुत हाँ, JP अम्बेडकर सर, जी सर। मेरा प्रोग्राम हाँ शुरुआत ठीक है सर, संगीत ही आप से हुई प्रोग्राम सर। अटेंड करिए, कोई बात नहीं। जी बहुत बहुत सर, साधुवाद सर आपसे, सभी को आपका संगठन समझ मान सक सर, आप समझ। जुड़े, धन्यवाद आपका। हाँ समर सुरेशन सर, हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि ये जो बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, उनके द्वारा क्या शिक्षा दी गई थी हम लोग को इकट्ठा करने के लिए, और क्या उसको समाज ने फॉलो किया है कि नहीं किया? सर, बाबा साहब, परम पूज्य बाबा साहब जो शिक्षा दिए थे, वो मेनली दो शिक्षा है। एक, हमको उन्होंने ये सिखाया है कि अपनी समस्याओं को महसूस करो। दूसरा ये कि उसके लिए इकट्ठे हो, संघर्ष करने के लिए इकट्ठा होना पड़ेगा। इसके मैं दो उदाहरण बताना चाहता हूँ कि बाबा साहब की लाइफ में जितनी समस्याएं थी, शायद उनका 10% 2% भी हम लोगों की लाइफ में नहीं। वो जितना संघर्ष किए अपनी लाइफ में, इतना शायद ये कोई आदमी देश में किया हो। तो उन्होंने समस्याओं को महसूस किया और फिर उनके बारे में संघर्ष किया, लोगों को इकट्ठा किया। वो कोई संगठन नहीं बनाए, वो चौबदार तालाब की घटना हो या कालाराम मंदिर की घटना हो, तो ये लोगों को अधिकार के लिए इकट्ठा करना, और वही संघ भी कर रहा है। लोग, संघ भी यही बता रहा है हमको क्या क्या समस्याएं हैं, हमारे लोगों को क्या क्या समस्याएं हैं और इसका समाधान क्या है। समस्या ये है कि हमारी, हमको और हमारे आने वाली पीढ़ी को पूरी तरह बर्बाद किया जा रहा है, और आने वाले समय में वही माहौल क्रिएट किया जा रहा है कि लोगों के गले में हांडी टांगी जाए और लोगों के पीछे झाड़ू बांधी जाए। ये समस्या है। और इसका निदान कैसे है कि हमको SC ST OBC और इनसे कन्वर्टेड माइनॉरिटी, जिसको कि समन संघ के नाम से जाना जाता है, उनको एक साथ इकट्ठा आना पड़ेगा। और हमको धरना प्रदर्शन इनसे कोई लेना देना नहीं है। ये समझना पड़ेगा, मेनली दो ही है। अपनी समस्याओं को ध्यान दीजिए, उनको पहचानिए और उनके लिए इकट्ठे होके प्रयास करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। यही एक मात्र तरीका है। जी ठीक सर, है, संगम। ठीक है सर सर, बने रहे आप। योगेंद्र कुमार सर, आपसे भी जानना चाहेंगे कि बाबा साहब ने जो हम लोग को इकट्ठा होने के लिए क्या शिक्षा दी थी, और क्या वो शिक्षा को हमारे समर समाज फॉलो कर रहा है? अपना माइक को अनम्यूट करके सर प्लीज अपनी बात रखें। सर, सबसे मुख्य बात तो ये है कि हम बाबा साहब को मानते हैं, लेकिन बाबा साहब की आज तक किसी ने बात मानी नहीं। जी जी। क्योंकि बाबा साहब ने कभी नहीं कहा कि आप इकट्ठे हो जाओ, वो कहने के संगठनों में बंटो, इकट्ठे मत रहो। बाबा साहब ने अपना पहला संदेश दिया कि भाई आप संगठित रहो, यानी कि संघ में रहो। लेकिन ये लोग, इन्होंने क्या काम करा, संगठन, अपने संगठनों में बट गए। जितना उन्होंने कहा इकट्ठे रहो, तो लेकिन ये संगठनों में बट गए। हमारे सभी लोग, ये सभी ने अपने जातीय संगठन बना लिए, बहुत सारे संगठन बने बटे में हैं। तो इससे ये प्रदर्शित होता है कि इन्होंने बाबा साहब का नाम तो लिया, लेकिन बाबा साहब की बात नहीं मानी, कोई भी हो चाहे। अगर आप वामसेप की बात करेंगे, आज वामसेप के 28 दल हैं या 30 दल हैं। बाबा साहब की जो पार्टी थी, उसके भी दो दो मुखिया बने पड़े हैं। जो बाबा साहब की बुद्धिस्ट सोसाइटी थी, उसके भी 4-5 टुकड़े हैं। जो बाबा साहब का
समता सैनिक दल था, उसके भी 4-5 टुकड़े हैं, तो इन्होंने तो बाबा साहब के टुकड़े कर डाले। जी और की बात क्या करेंगे? जो लोग बाबा साहब के बनाए हुए, जो उनके दल थे, जो उन्होंने काम करा, उसके भी टुकड़े कर दिए, तो ये समझो बाबा साहब के टुकड़े कर दिए, तो ये तो बाबा साहब की बात मानते ही नहीं है। और बिल्कुल ढोल बिल्कुल। पीटते हैं बाबा साहब का। बाबा साहब ने कहा कि भाई आप लोग सब लोग इकट्ठे रहो, और वो जो काम है इकट्ठे होने का, वो समन संघ बखूबी अब करने लगा है। समन संघ सभी से आह्वान करता है कि भाई आप जितने भी लोग, चाहे भले ही अलग अलग संगठनों में हो, अलग अलग किसी भी उसमें हो, लेकिन सब लोग इकट्ठा आ जाओ, क्योंकि बाबा साहब ने सबको इकट्ठा होने की बात कही है। इसलिए सबको इकट्ठा तो आना पड़ेगा। इनको अपने पद प्रतिष्ठा, मंच, माला, माइक, चंदा, जाति, इससे बाहर निकलना पड़ेगा। जी जब सर। तक इससे बाहर नहीं निकलेंगे तब तक इकट्ठा नहीं होंगे सर। जी सर। बिल्कुल योगन सर, आप ठीक है, बहुत बहुत साधुवाद आपका। समर अनिता राज बहन जी से भी जानना चाहेंगे कि वह भी थोड़ा सा इसमें प्रकाश डालें कि बाबा जी साहब सर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सर के द्वारा क्या इकट्ठा करने के लिए क्या शिक्षा दी गई थी, और क्या समणों ने उसको फॉलो किया। जी सर। बाबा साहब तो कह के गए हैं कि संगठित रहो। बाबा साहब जो 3 संदेश दे के गए हैं कि शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो। तो मुझे लगता है जिन लोगों ने संगठन बनाया, जिन्होंने बाबा साहब की बात नहीं मानी, उन्होंने संगठित होने को संगठन बनाना समझ लिया कि हमें संगठन बनाने बजाय संगठित होने के। और जो बाबा साहब जिन जातियों को 6,743 जातियों को 3 जगह बांट के गए थे, SC ST OBC और कन्वर्टेड माइनॉरिटी, उनको तोड़ने का जो काम है वो हमारे अपने ही लोगों ने किया, किसी और ने हमें नहीं तोड़ा। इसका मतलब ये है कि बाबा साहब जोड़ने की बात हमेशा कहते रहे और कहकर गए हैं, और हमारे लोगों ने बाबा साहब को तो मानते हैं लेकिन बाबा साहब की बात नहीं मानते, जैसा कि सर ने अभी बताया था। तो हमें बाबा साहब की यही बात, जो संगठित रहना है, लोगों ने इसको संगठन बना लिया, तो ये हमें दूर करनी पड़ेगी। और जो हमारा पुराना संघ था, जो हमारा पुराना समर्थ था, उसमें हमें फिर से इकट्ठा होकर आना पड़ेगा। समर संघ यही काम कर रहा है जो बाबा साहब कह के गए हैं कि हमें संगठित रहना है। तो जी समर संघ पहली बार लोगों को इकट्ठा करने का काम कर रहा है, पहली बार लोगों को संगठित करने का काम कर रहा है। जी सर। जी बहन जी, बहुत बहुत साधुवाद। अतंत कुमार सर, आपसे जानना चाहेंगे कि जो ये बुद्ध का धम्म है, या जो बाबा साहब की शिक्षाएं हैं और समर संघ, क्या ये सब एक ही विचारधारा है कि अलग अलग है? बुद्ध और उनका धम्म और या समर संघ आपका जो है वो ये अलग अलग है कि एक ही है सर? ये बुद्ध ने तो सब कुछ दिया है, जी। एक छोटा ही नहीं है। हम्म। पेड़ से लेके, पौधे से लेके, जंतु से लेके, जानवर से लेके, पुरुष से लेके, महिला से लेके, व्यक्ति से लेके, और कैसे जो आज साइंस चल रही है वहां तक उन्होंने सारा कुछ दिया है। और संघ जो है वो सबके आइडियोलॉजी पे काम करता है, चाहे वो वेस्ट बंगाल से हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर से हो, चाहे वो नेपाल के बॉर्डर से हो या नेपाल से हो, और चाहे वो महाराष्ट्र से लेके हो। तो चारों जो 8 दिशाएं हैं उसके आधार पे जिस व्यक्ति को जो चाहिए उसके आधार पर संघ काम कर रहा है। संघ की आइडियोलॉजी ही इतनी जबरदस्त है कि एक ही आइडियोलॉजी में आया है, एक ही शब्द आता है उसमें कि जुड़े। और जुड़ने में हर अबे व्यक्ति हो, चाहे वो कोई भी चीज पता हो, कहाँ पढ़ी थी यार तुम? चाहे वो कोई भी निष्क्रिय हो या सक्रिय हो, वो सबको जुड़ने पर काम आता है। मतलब कि पूरी की पूरी चीज, हर चीज संघ देने को तैयार है, संघ देता भी है। पहले भी संघ ने दिया, आज भी संघ ने दिया है। तो संघ जो है बुद्ध की आइडियोलॉजी से के अलावा भी जितनी भी आइडियोलॉजी हैं, बाबा साहब की आइडियोलॉजी हो चाहे जिसकी भी हो, चाहे वो अ, वेस्ट बंगाल हो, जहां से भी है, सारी आइडियोलॉजी में काम कर रहा है। जी सर। जी सर, अतंत कुमार सर, मैं अब सुरेश सर से जानना चाहूंगा कि सुरेश सर भी इसमें थोड़ा प्रकाश डालें कि ये बुद्ध का धम्म और समण संघ की एक ही आइडियोलॉजी है कि अलग है, इसको किस तरह से देखते हैं सर आप? सर, आप दो की बात कर रहे हैं, तथागत गौतम बुद्ध और परम पूज्य बाबा साहब। आप ये भूल रहे हैं, मेरा जो बैकग्राउंड देख रहे हैं इसमें और भी महासमण बैठे हैं। समण संघ सबकी बात करता है, जितने महासमण हुए हैं। महासमण को आप ऐसे समझ सकते हैं कि जितने महापुरुष हैं, उनमें जितने भी महापुरुष हमारे समनों में हुए हैं, वो सारे एक ही फिलोसफी पे काम किए हैं, उनकी विचारधारा एक ही है।
और कोई भी जो अपने महापुरुष हैं, वो किसी इंडिविजुअल ग्रुप के लिए काम नहीं किए हैं। वो पूरी दुनिया में जो जनमानस है वो सबके लिए किए हैं। लेकिन हुआ क्या कि उनकी विचारधारा को अडॉप्ट करके लोग अपने स्वार्थ में इसको टुकड़े टुकड़ों में बांटे हैं। अब आप बुद्धिज्म की बात करें तो बुद्धिज्म ऑल टू ओपन है, लेकिन उसमें क्या है, उसमें कुछ जो विचारधारा विपरीत विचारधारा के लोग हैं वो घुस गए। कोई मार्गदर्शन तो है नहीं, तो वो सिर्फ आके बाकी लोगों का नुकसान किए हैं। और ये सब जगह होता है, ये बुद्धिज्म में ऐसा नहीं है। समण सिर्फ जो विपरीत विचारधारा के लोग यहाँ आए और वो हमारी विचारधारा, हमारे संस्कार, हमारी सभ्यता को तोड़ मरोड़ के अपने स्वार्थ में बदलने के बाद जो ये गड़बड़ घोटाला हुआ है, ये धर्मों में सब में चलता है, लेकिन समण संघ में ऐसा नहीं है। समण का प्योर है, कोई भी किसी धर्म को अडॉप्ट कर सकता है, लेकिन कोई भी दुनिया का आदमी जो समण नहीं है वो समण को अडॉप्ट नहीं कर सकता है। समन की पहचान एक अलग है, धर्मों की पहचान एक अलग है। ठीक है सर। समन संघ किसी धर्म को लेकर नहीं चलता है, वो सारे धर्मों का सम्मान करता है। समन धर्म सिर्फ बुद्धिस्ट धर्म ही नहीं है, बहुत सारे हैं, विचारधाराएं हैं, धर्म है, वो सारे इसमें आते हैं और सबका सम्मान करता है, किसी एक को वरीयता नहीं देता है। जी, संगम ठीक है नवाब। सर, योगेंद्र कुमार सर, आपसे जानना चाहेंगे, आप थोड़ा भी प्रकाश डालें कि ये जो बुद्ध का धम्म और बाबा साहब की विचारधारा और समर संघ की विचारधारा सभी एक है कि अलग है? अलग है किस तरह से है, और एक है तो किस तरह से है सर? जी सर, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। दरअसल में क्या है, जो भगवान बुद्ध थे वो महासमण थे, जी और उन्होंने जो रास्ता दिया जिसकी आप धम्म की बात कर रहे हो, ठीक है सर, वो मानव कल्याण का रास्ता दिया। और मानव कल्याण में, मानव मानव में उन्होंने कभी भेद नहीं किया, वो चाहे समण हो और चाहे दूसरा कोई भी हो, ठीक है। उसको, उस रास्ते को कोई भी अपना सकता है, और उस पर, उस रास्ते पर चलकर कोई भी अपना कल्याण कर सकता है। एक बात तो ये हो गई। बाबा साहब जो थे वो भी महासमण थे, और बाबा साहब ने जो काम किया वो भी, जो जैसे कि बाबा साहब ने पूरे देश के लिए संविधान का निर्माण किया, और संविधान निर्माण में सबको एक समान अधिकार दिए, ठीक है सर। जी लेकिन दोनों ही महासमण थे। बिल्कुल। दूसरा प्रश्न आपका है कि भाई ये जो समण है, देखिए समण जो है, समण में जितने भी हमारे समणीय परंपरा के जितने भी महापुरुष हैं, संत हैं, विचारक हैं, जो समणों के पंथ हैं, वो सारे समणीय धर्म में आते हैं, हमारे समण परंपरा के जितने भी हैं। तो समण संघ उन सबकी बात करता है, जी उन आपका सबके लिए मतलब, काम करता है, किसी के अंदर कोई भेद नहीं करता सर। आपका मतलब ये है कि जितनी भी समलों की अलग अलग विचारधाराएं हैं, चाहे बुद्ध की, बाबा साहब की, पेरियार राम स्वामी की, जी, या सभी की बात ज्योतिर्मय की, करता है, सभी की विचारधारा समर्थन समण करता संघ सबकी बात करता है सर। है। ओके, ठीक है सर, बहुत बहुत साधुवाद सर। जी। अनिता बहन जी ऐसे भी जानना चाहेंगे कि अनिता बहन जी भी थोड़ा इसमें प्रकाश डालें कि आप उसको किस तरह से देखते हैं बहन जी। जी सर, जैसा कि सर ने बताया कि समण संघ जो है सभी मतों को मानता है। जो भी हमारे समण महापुरुष रहे हैं, तो समण संघ सभी मतों को मानता है। ऐसा नहीं है कि सर बाबा साहब तो फिर हमारे महासमण है, हमारा संविधान हमको लिख कर देकर गए हैं। और ये ऐसा भी नहीं है कि केवल केवल ये बुद्धिस्ट लोगों का संघ है। जितने भी हमारे अभी तक जो भी हमारे महापुरुष रहे हैं, सभी हमारे महासमण है, सभी हमको एक ही संदेश देते हैं। वो एक ही बात कहते हैं कि इकट्ठा रहो और संग संग रहो और अपने संग में रहो। तो हमारे सभी महापुरुष यही कह के गए हैं, और समणों का एक ही उद्देश्य है कि सभी समणों को इकट्ठा करना। जी बहन जी, बहुत बहुत साधुवाद। अब हम चूंकि समय काफी हो चुका है, तो अब हम एक एक मिनट में सभी दर्शकों से जानना चाहेंगे, सभी गेस्टों से, कि एक एक मिनट में वे हमारे दर्शकों को जो संदेश देना चाहेंगे। तो सबसे पहले मैं अतेंद्र कुमार सर को चाहूंगा कि अतेंद्र कुमार सर आप आए और एक मिनट में हमारे दर्शकों को क्या मतलब संदेश देना चाहते हैं इस कॉन्सेप्ट पर आज के परिप्रेक्ष्य में। प्लीज अतेंद्र जी कुमार। सर। जी सर, बहुत बहुत साधुवाद आपको। आ, जो जो आज ये वीडियो देख रहे हैं, जितने भी दर्शक देखेंगे, वो संघ से जुड़े एक बार, और संघ को समझें कि संघ क्या करना चाहता है, उनके लिए क्या क्या देना चाहता है, उन्हें क्या मिलेगा। पहले वो कहते नहीं हैं कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। तो पहले आप जूम मीटिंग में आए,
और उसको समझें, देखें, और फिर उसके बाद जुड़ें और फिर उसमें काम करें। काम करने से आपका और आपके बच्चों का और आपके परिवार का सबका लाभ मिलेगा। जी सर, संगम नाम बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी सर, बहुत बहुत साधुवाद रतन कुमार सर। सुरेश सर, आपसे भी चाहेंगे कि आप भी 1 मिनट में हमारे दर्शकों को कोई संदेश देना चाहेंगे तो प्लीज। देखिए सर, पब्लिक सब कुछ जानती है। पब्लिक को बताने का दुस्साहस मैं नहीं करूंगा, हाँ सिर्फ याद दिलाना चाहूंगा, जैसा अतेंद्र सर ने बताया, पहले परखो फिर इस्तेमाल करो। तो पब्लिक सब जानती है, पहले आजमा लो। हमेशा धोखा खाए हो, सोच विचार के करो, और अपनी समस्या को पहचानो और एकजुट हो जाओ। आपकी समस्याओं के लड़ने के लिए कोई दूसरा अवतरित नहीं होगा। पुनर्जन्म और ये सब में विश्वास, ये सबसे बड़ी मूर्खता है, ये व्यक्तिगत मामला है। तो आपकी जो समस्या है उसके लिए सब लोग एकजुट हो जाइए, आपस में बैठ के बात कीजिए, और आपस में लिया गया निर्णय कभी एक के लिए नहीं होता है, वो सार्वजनिक होता है। अपने लोगों को बहुत दिक्कत है, सब इकट्ठे हो जाओ, आपकी समस्याएं निश्चित रूप से दूर हो जाएंगी, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। ठीक संगम। है सुरेश सर, बहुत बहुत साधुवाद सर आपका। योगेंद्र कुमार सर, आपसे भी जानना कहेंगे कि आप भी संदेश देना क्या चाहेंगे हमारे दर्शकों को। मेरा सभी देश के समूहों से एक आग्रह है कि आप जितने भी संगठनों में, जातियों में, भिन्न भिन्न मतों में बटे हुए हो, जिसके कारण हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है और आज की डेट में कुछ बचने के लिए कुछ शेष नहीं है, तो उसके लिए इकट्ठा करने का हमारे पास में एक सबसे बड़ा एक विकल्प है। इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है, समण संघ। तो मैं आग्रह करूंगा सभी से, आप सभी लोग समण संघ से जुड़ें, क्योंकि समण संघ ने जो पुरातन पहचान दी है हमारी समण की, उस जो हमारी पुरातन पहचान है, उस समण पहचान के तहत हम सभी लोग अपने भाई भाई हैं, सबको एक साथ इकट्ठा आना होगा। अगर हम समण संघ में जुड़ेंगे, इकट्ठा होंगे, तो हम सभी, जो जितना भी सुख है और जितना भी विकास है और जो हमारी सुरक्षा है, ये सारी जो गारंटी है ये संघ देता है। और हम तभी सुखी रह सकते हैं, हमारा विकास तभी हो सकता है, और हम सुरक्षित तभी रह सकते हैं जब हम समण संघ में आएंगे। तो सभी से आग्रह है कि सब लोग इकट्ठा हो जाएं, समण संघ में इकट्ठा हों, अपनी पहचान को जाने, उस पहचान की तरफ सभी को इकट्ठा होना होगा। धन्यवाद सर। योगेंद्र कुमार सर, बहुत बहुत साधुवाद आपका। अनिता राज बहन जी से भी अनुरोध करना चाहेंगे कि वह भी आएं और आज के हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहती हैं, कृपया बताएं। जी सर, जो भी हमारे समण संगी भाई बहन हैं, सभी से ये अनुरोध है कि अगर अपन अपने बच्चों का जीवन, सुरक्षा, सुख, सहयोग आपको चाहिए, तो वो केवल इकट्ठा होने से ही मिलेगा। अगर आपको अपने बच्चों की सुरक्षा करनी है, उनको आपको सहयोग चाहिए, आपको जीवन में सुख चाहिए, और आने वाली जो पीढ़ी के हमें अधिकार अगर बचाने हैं, तो समर संघ में आना ही पड़ेगा, समर संघ में जुड़ना ही पड़ेगा। इसके अलावा कोई विकल्प है नहीं। पिछले 75 सालों से सबने सब काम करके देख लिए, कुछ नहीं बचा है। इसलिए अगर बचना है तो समर संघ से अच्छा कोई विकल्प नहीं है। ये जो हमारी जो समर संघ ने हमें एक पहचान दी है कि हम समण हैं, असली पहचान जो हमारी समण की है, वो समण उसको पहले समझें कि आखिर ये समण है क्या। मैं समण हूँ, आप समण हैं, हम सब समण हैं। तो इस पहचान को आप जितनी जल्दी अपना लेंगे, जितनी जल्दी इस बात को मान लेंगे कि हम सब समण हैं, तो जिस दिन हम सब ने ये मान लिया कि हम समण हैं, तो हम हो गए इकट्ठा। अब इकट्ठा होकर आप कुछ भी कर लीजिए। जी जी बहन जी, सर। बहुत बहुत साधुवाद आपका भी बहन जी। और इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम को वहीं पर समाप्त करेंगे। हमारे समर आनंद कुमार सर, समर सुरेशन सर, समर बाई के युगन कुमार सर, और समर अनिताज बहन जी, समर कटके सर, आप सभी साथी आए समर दस्तक में। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने हमारे दर्शकों को बहुत अच्छी जानकारी दी। आप आते रहिए, समर दस्तक से हमें जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, थैंक यू आपका बहुत 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 शुक्रिया। धन्यवाद आपका सर, बहुत बहुत आपका भी और धन्यवाद आपके सर। चैनल का भी। साधुवाद। और सर। मैं चाहूंगा कि चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब भी करें, उसको बढ़ाएं, लोगों तक पहुंचाएं सर। धन्यवाद। बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद। सर, युगन सर, उमर सर। ठीक है सर, बहुत धन्यवाद सभी साथियों का।